गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जैसा आप जानते हैं कि आइसोमेरिज्म चैप्टर चल रहा है और उस आइसोमेरिज्म चैप्टर में अभी तक हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ख़त्म किया है जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है। अब उसी के साथ साथ हमारे पास एक नया बिल्कुल टॉपिक है दैट इज़ नोन एज कन्फर्मेशनल एनालिसिस। कन्फर्मेशन एनालिसिस में आपको क्या करना होता है, पहले ये जानना है कि कन्फर्मेशन क्या है, कन्फर्मर्स क्या है, स्क्यू कन्फर्मर्स क्या है। तो बेटा वो आपको देखनी पड़ जाएंगी। वहाँ पर हम देखेंगे कि जब हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक किया था तो उसकी पहली कंडीशन जो हमारे पास थी वो थी दैट वाज द प्रेजेंस ऑफ हिंड्रेंस। मतलब या तो डबल बॉन्ड हो या तो उसमें रिंग स्ट्रक्चर हो, तो ऐसी चीज़ें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए प्री रिक्विजिट है। मतलब जब तक ये चीज़ें मौजूद नहीं होंगी बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेटा एक ऐसे किस्म का, या जो मैं बोलूँगा कन्फर्मेशन एनालिसिस जो है ना, दिस इज डन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड। Conformational analysis is done about a single bond where rotation happens because of the energy that is being absorbed from the surroundings. बेटा जैसे मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि अगर आपके पास दो बॉल्स होंगी और उन दो बॉल्स के बीच में हमारे पास एक बॉन्ड होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा, हम इजीली उन बॉल्स को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। और जैसे ही बेटा इन बॉल्स को रोटेट किया जाएगा, जहां पर भी अब ये बॉल्स नहीं अब एटम्स होंगे, तो बेटा जैसे ही एटम रोटेट करेगा तो उसके साथ लगे हुए जो ग्रुप्स हैं वो भी रोटेट हो जाएंगे। ठीक है। और हर रोटेशन के साथ बेटा हमें एक नया, आप ये समझ सकते हो, कन्फर्मर मिल सकता है, एक नई कन्फर्मेशन, एक नया अरेंजमेंट मिल सकता है, और उसी अरेंजमेंट को बेटा हम बोलते हैं कन्फर्मेशन। ठीक है। दिस कन्फर्मेशन हैज come into existence because of the rotation of the atoms due to the energy obtained from the या absorbed from the surroundings। सराउंडिंग से जैसे ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एटम क्या करेगा बेटा, रोटेट, और एटम के साथ लगे हुए जो ग्रुप्स हैं या एटम के साथ जो लगे हुए एटम्स हैं वो भी क्या करेंगे, वो भी रोटेट करेंगे। ठीक है। अब देखिए हम इसको कैसे करते हैं, देन यू विल ऑब्जर्व कि आखिर इस कंफर्मेशन एनालिसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, कितने किस्म के ये होते हैं, कौन कौन से स्पेसिफिक नाम वाले कन्फर्मर्स हमारे पास है। तो वो सब कुछ हम इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। देखिए बेटा सबसे पहले हमारे पास है क्या, वी हैव कन्फर्मेशनल एनालिसिस। कन्फर्मेशनल एनालिसिस इट्स अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। कन्फर्मेशनल एनालिसिस, देखो बेटा जैसे मैं आपको पहले कहूं कि हमारे पास कन्फर्मेशनल एनालिसिस हैपन्स या कन्फर्मेशंस ऑकर ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द एटम्स अबाउट द सिंगल बॉन्ड। ठीक है। तो पहले मैं आपको ये बताऊं, द अरेंजमेंट ऑब्टेन्ड द अरेंजमेंट ऑब्टेन्ड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन, नहीं पहले मुझे कहना चाहिए, ड्यू टू द रोटेशन of the atom present at one end of a single bond, at one end of a single bond by absorbing energy, by absorbing energy from the surroundings, from the surroundings। ठीक है। is known as confirmation, is known as confirmation। ठीक है बेटा, रोटेट करने के लिए, एक एटम का रोटेट होने के लिए बेटा हमें डेफिनेटली एनर्जी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम क्या इसको एटम को पकड़ रहे हैं एंड देन वी आर रोटेटिंग, नो, इट इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन, एंड ऑन इट्स ओन इट रिक्वायर्स एनर्जी, दैट एनर्जी इज इजीली अवेलेबल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ठीक है बेटा। अब जैसे हम बोल रहे हैं कि कन्फर्मेशन क्या है, कैसे ये हो रहा है, मैं आपको एक सिंपल सी पहले एक चीज बताऊंगा, उसके बाद बेटा हम पहले मॉलिक्यूल में जाएंगे विच विल बी एन इथेन, और फिर हम देखेंगे ये क्या चीज है। ठीक है। देखो बेटा हमारे पास वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस, वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस। ठीक है बेटा, हमारे पास दो किस्म की प्रोजेक्शंस हैं। प्रोजेक्शंस का आप ऐसे समझ सकते हो, इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए मॉलिक्यूल। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन में बी डिफाइंड एज ए वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए मॉलिक्यूल, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका, दैट विल बी ए प्रोजेक्शन। ठीक है बेटा, जैसे हमारे पास एक तरीका जो है बेटा दैट इज नोन एज सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, दैट इज नोन एज सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। एंड बेटा अनदर वन जो हमारे पास इस वक्त है दैट इज न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। जैसे आप पढ़ते हो ना बायोलॉजी में,
फिशर्स प्रोजेक्शन, वो भी तो एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। उसी तरीके से बेटा न्यूमैन्स प्रोजेक्शन ये भी एक तरीका है, और सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन ये भी एक तरीका है। ठीक है, देखो बेटा क्या सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन में मैं आपको पहले ऐसे बता देता हूं। देखो बेटा हम एक मॉलिक्यूल कंसिडर करें, लेट अस कंसिडर मीथेन एज अ इथेन एज अ मॉलिक्यूल, क्योंकि बेटा सिंपलेस्ट एल्केन जिसमें दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दैट इज मीथेन। मतलब दो, अब आप बोलोगे सर मीथेन सॉरी इथेन था यहाँ पर, तो आप बोल सकते हो सर मीथेन में भी तो दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन बेटा मैं मोस्टली बात कर रहा हूँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की। तो बेटा ये कार्बन और ये कार्बन, मतलब आई नीड एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स, एंड फॉर दैट इथेन इज द बेस्ट एग्जांपल टू स्टार्ट फ्रॉम। ठीक है बेटा, अब देखिए जैसे बेटा मैं आपसे कहूँ ना ये है कार्बन, ये है कार्बन, अब आप ये नहीं बोलना कि ये 90 डिग्री एंगल्स है। वी नो दैट दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड डेफिनेटली द बॉन्ड एंगल इज अराउंड 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, चाहे वो ये वाला कार्बन हो या ये वाला कार्बन। अब बेटा चूंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो जाहिर सी बात है बेटा इट विल बी 3 डायमेंशनल। अब उस 3 डायमेंशन को बेटा हम 2 डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी प्रोजेक्शन क्या आती है, मतलब रिप्रेजेंटेशन क्या है 2 डायमेंशन में। तो बेटा उसका तो एक तरीका आपने देख लिया है, फिशर प्रोजेक्शन अपने बायोलॉजी में देख ही लेते हो, और उसी के साथ साथ बेटा एक और तरीका भी है दैट इज नोन एज सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, और एक और तरीका भी है बेटा दैट इज न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। आपको सिर्फ यही सीखना है कि ये कैसे करते हैं, ये कैसे बनाते हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए बेटा जैसे ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। सी मैं कैसे इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाता हूं बेटा, न्यूमैन प्रोजेक्शन में इसको ऐसे बना रहा हूं। अब आपको थोड़ा सा समझना है, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन बेटा यही रहा कार्बन कार्बन, और देखो बेटा हम यहां पर क्या करते हैं, वी ड्रॉ इट लाइक दिस, और बेटा इसको इसको और इसको बनाते हैं। अब इस कार्बन के पास बेटा कितने हाइड्रोजन है, 3। यू ड्रॉ इट हाइड्रोजन बेटा, यू ड्रॉ इट हाइड्रोजन, यू ड्रॉ इट हाइड्रोजन, ये भी बेटा हाइड्रोजन, ये भी बेटा हाइड्रोजन, ये भी बेटा हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपको इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है, और न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या बनाना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए बेटा न्यूमैन प्रोजेक्शन ऐसे बनाते हैं, एक सर्कल बेटा बीच में एक डॉट बना लेते हैं। ठीक, दिस डॉट एंड दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स कार्बन एटम्स। कितने कार्बन एटम्स हैं बेटा, 2 है ना, तो ये आगे वाला कार्बन एटम और वो पीछे वाला। क्या मतलब आगे पीछे, मैं भी बता देता हूं। और बेटा देखो ये और ये इस कार्बन के साथ लगे हुए 3 हाइड्रोजन्स। ठीक है बेटा, और एग्जैक्टली बेटा एग्जैक्टली इस हाइड्रोजन के बिल्कुल पीछे एक और हाइड्रोजन है। जैसे बेटा मैं आपको ऐसे बताऊं, अब आप मुझे बताओ, पूछोगे कि सर आप ये डॉटेड क्यों बना रहे हो ये वाले हाइड्रोजन्स। नाउ दिस इज न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, दिस इज सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन ऑफ द सेम मॉलिक्यूल इथेन। इथेन की ये दोनों रिप्रेजेंटेशंस है। ठीक है, अब देखना बेटा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा पहली चीज अगर आप देखोगे ना, ये डॉटेड लाइंस, ये डॉटेड लाइन बीच इस सेंटर जो मैंने ये डॉट बनाया है ना सेंटर में, यहां से स्टार्ट नहीं हो रही है बिल्कुल बेटा, ये स्टार्ट हो रही है बाउंड्रीज ऑफ दिस बिगर सर्कल। ये जो मैंने बहुत बड़ा सर्कल बनाया है इसकी बाउंड्री से स्टार्ट हो रही है। व्हाट डज दिस इंडिकेट, देखिए बेटा पहले एक चीज, अगर मेरे पास मीथेन मॉलिक्यूल है ना, मीथेन मॉलिक्यूल, यू ट्राई टू रियलाइज इट, आप उसको इमेजिन करने की कोशिश करो कि मीथेन मतलब मेरे पास यहाँ पर एक कार्बन है बेटा, मेरे पास यहाँ पर एक कार्बन है। ठीक है, अब बेटा सोचो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन। ठीक, पीछे भी एक हाइड्रोजन, उसके यहाँ पर भी हाइड्रोजन, उसके यहाँ पर भी हाइड्रोजन। इफ यू ट्राई टू लुक फ्रॉम द फ्रंट साइड बेटा, अगर आप इस कार्बन से देखोगे, मतलब बिल्कुल पॉइंट आउट करोगे बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब मैं आपको ऐसे बताऊं, मान लो बेटा आप यहां से विजुअलाइज कर रहे हो, सामने से इसको देख रहे हो इस मॉलिक्यूल को। सो व्हाट आर यू गोइंग टू सी, आप क्या देखोगे बेटा, आपको ये कार्बन दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा बेटा, 100% आपको ये कार्बन दिखेगा। ठीक है बेटा, लेकिन क्या आपको ये पीछे वाला कार्बन दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, बिकॉज बेटा ये वाले कार्बन ने इस कार्बन को ओवरशैडो कर लिया होगा। जैसे बेटा मैं आपको ऐसे बताऊं कि अगर मेरे पास बेटा ये 2 मार्कर्स हैं, दीज आर 2 मार्कर्स, अगर मैं बेटा इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन में रखूं बिल्कुल ऐसे बेटा, और आपके सामने बेटा ऐसे रख दूं, ठीक है, आई कीप देम लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ यू, इस कैमरे के सामने बेटा मैं इनको ऐसे रख दूं। सो आर यू एबल टू सी द बैकवर्ड्स कार्बन, यानी कि पीछे वाला जो मार्कर है, क्या आप उसको देख पा रहे हो, नहीं। लेकिन क्या इसका मतलब वो नहीं है, बिल्कुल है बेटा। आप सिर्फ किसको देख पा रहे हो, आप सिर्फ फ्रंट मार्कर को देख पा रहे हो, इसके पीछे वाले मार्कर को नहीं देख पा रहे हो। क्यों नहीं देख पा रहे हो, बिकॉज फ्रंट मार्कर इज ओवरशैडोइंग द बैक मार्कर, जो मार्कर जो पीछे है, सॉरी,
जो पीछे मार्कर है उसको वो क्या कर रहा है, ओवर शेडो कर रहा है, छुपा रहा है अपने पीछे। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा ना, चांद पर जब ग्रहण लगता है, फुल मून इक्लिप्स जब होता है बेटा, तो वो जो इक्लिप्स होता है वो मून को पूरी तरह से क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से बेटा जब आप आगे की तरफ यहां से बेटा नजर करने की कोशिश करोगे, व्हेन यू ट्राई टू विजुअलाइज इट फ्रॉम दिस साइड, यू विल सी दिस फ्रंट कार्बन बट यू वोंट बी एबल टू सी दिस बैक कार्बन। ये पीछे वाला कार्बन आपको नहीं दिखेगा। अब सर और क्या दिखेगा बेटा, ऐसे दिखेगा। स्टार्ट हमेशा ऐसे करना होता है कि इसके पास जो हाइड्रोजन है बेटा, बिल्कुल उसके इक्लिप्स हुआ है पीछे वाले कार्बन का हाइड्रोजन। फिर यहां पर जो बेटा एक और हाइड्रोजन है इसके साथ दूसरा, उसने इस दूसरे को इक्लिप्स कर लिया है। और बेटा यहां पर जो तीसरा है उसको तीसरे हाइड्रोजन ने पूरी तरह से इक्लिप्स कर लिया है। मतलब बेटा अगर आपके पास ईथेन है और आप ईथेन को बिल्कुल सामने से देख रहे हो, व्हाट विल यू बी एबल टू सी? यू विल बी एबल टू सी ओनली द फ्रंट कार्बन, यू वोंट बी एबल टू सी द बैक कार्बन। और आपको आगे वाले कार्बन के तीनों हाइड्रोजन्स दिख जाएंगे, लेकिन पीछे वाले कार्बन का कोई भी हाइड्रोजन नहीं दिखेगा, बिकॉज हर हाइड्रोजन आगे वाले ने पीछे वाले हाइड्रोजन को क्या कर लिया है, इक्लिप्स कर दिया है। आई होप ये थोड़ा बहुत अभी आपको दिमाग में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। अब बेटा देखो, जब मैंने न्यूमैन्स प्रोजेक्शन बनाया बेटा, मैंने आगे एक क्या बनाया, एक डॉट। दिस डॉट रिप्रेजेंट्स कार्बन, दिस डॉट रिप्रेजेंट्स कार्बन एंड दिस सर्कल आल्सो रिप्रेजेंट्स कार्बन। सर मुझे तो ये सर्कल दिख गया, नहीं बेटा ये दिख, सिर्फ एक तरीका है रिप्रेजेंटेशन करने का। अब सर ये देखिए, मुझे ये सॉलिड लाइंस में जो तीन हाइड्रोजन है ना बेटा, पता है ये क्या है? दीज रिप्रेजेंट्स द हाइड्रोजन ऑफ द फ्रंट कार्बन। ये जो सॉलिड लाइंस मैंने बनाई है ना, दीज आर द हाइड्रोजन्स ऑफ द फ्रंट कार्बन। बेटा फ्रंट कार्बन की जो हाइड्रोजन्स है ये उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्रंट कार्बन मतलब बेटा इस कार्बन के साथ लगे हुए जो तीन हाइड्रोजन्स हैं ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और सर ये जो डैश्ड आपने बनाए ये क्या है? पहली बात बेटा, क्या ये डैश्ड वाले तीन हाइड्रोजन्स सामने वाले कार्बन के साथ चिपके हुए हैं कि पीछे वाले कार्बन के साथ? पीछे वाला। बेटा पीछे वाला कार्बन कौन सा है? मुझे ऐसे लिखना चाहिए, कार्बन रियर एंड, और बेटा ये कौन सा है? कार्बन फ्रंट एंड। ये किसके साथ चिपके हुए हैं बेटा? पीछे वाले कार्बन के साथ, यानी कि रियर कार्बन के साथ। इसीलिए बेटा ये स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? इसकी सर्कमफ्रेंस से। कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? इसकी सर्कमफ्रेंस से। और चूंकि अब पीछे वाला हाइड्रोजन आपको नहीं दिखता, बिकॉज आगे वाले हाइड्रोजन ने पीछे वाले हाइड्रोजन को क्या किया है? ओवर शेडो किया है। फिर भी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, मतलब फिर भी दिखाने के लिए कि पूरी तरह से ये इक्लिप्स हो चुका है, हम पीछे वाले हाइड्रोजन को थोड़ा सा हटकर डैश्ड में बनाते हैं, लेकिन उससे खुद पता चल जाता है कि पीछे वाला हाइड्रोजन और आगे वाला हाइड्रोजन ये दोनों आपस में कहां है? इक्लिप्स में है। ठीक है, हालांकि बेटा आपको जब आप इथेन मॉलिक्यूल को सामने से देखोगे, आपको पीछे वाले तीन हाइड्रोजन डायरेक्टली नहीं दिखेंगे। जब आगे वाले तीन ने पीछे वाले तीन को क्या कर लिया होगा? ओवर शेडो। यू वोंट बी एबल टू सी देम, बट जस्ट टू रिप्रेजेंट कि हाँ भाई पीछे वाले हाइड्रोजन्स को आगे वाले हाइड्रोजन्स ने इक्लिप्स कर लिया है, हम उनको थोड़ा सा हटकर बनाते हैं, बिल्कुल इसी डैश, इसी सॉलिड लाइन के साथ में थोड़ा सा दूर, लेकिन सर्कमफ्रेंस से स्टार्ट करना है और इन द फॉर्म ऑफ डैश्ड। सो दिस इज द न्यूमैन्स प्रोजेक्शन ऑफ क्या? ईथेन। अब सर फिर ये सॉहॉर्स क्या है? बेटा ये सॉहॉर्स भी ईथेन ही है, लेकिन आपको पता है बेटा ये कहां से बनाया है? सर मुझे तो यहां पर ये कार्बन कार्बन भी दिख रहा है, हाइड्रोजन 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 सब दिख रहे हैं। यहां तो आपने कहा ये बिल्कुल बेटा दिखेंगे, क्योंकि बेटा ये आपने फ्रंट से नहीं देखा है ईथेन को, आपने ईथेन को साइड से देखा है। कुछ बात आ रही है समझ में? दिस इज एक्चुअली द साइड व्यू ऑफ ईथेन। ठीक है, हाँ अब खुद सोचो बेटा, अगर आप इसको सामने से देखोगे, बिल्कुल सामने से देखोगे, आपको खुद ही दिखेगा बेटा क्या? इस हाइड्रोजन ने इस हाइड्रोजन को अपने पीछे इक्लिप्स कर लिया है, इस हाइड्रोजन ने इस हाइड्रोजन को, और इस हाइड्रोजन ने इस हाइड्रोजन को, और इस कार्बन ने पीछे वाले कार्बन को क्या कर लिया है? इक्लिप्स कर लिया है। नाउ जस्ट टू मेक थिंग्स सिंपल फॉर यू, दिस इज द साइड व्यू। जब भी हम बेटा बनाते हैं ना कौन सा? सॉहॉर्स प्रोजेक्शन, बेटा उसमें हम बनाते हैं साइड व्यू किसका? मॉलिक्यूल का। और जब भी बेटा हम न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं तो वहां पर हम उसका फ्रंट व्यू बनाते हैं। फ्रंट व्यू मतलब बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है मॉलिक्यूल, बिल्कुल स्ट्रेट में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइक दिस, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, लेकिन जब मैं आपको बोलता हूं सॉहॉर्स प्रोजेक्शन बना, तो सॉहॉर्स का मतलब होता है हमें साइड व्यू से मॉलिक्यूल को देखना होता है। और जाहिर सी बात है बेटा, अगर आप ईथेन को साइड से देखोगे, आपको आगे वाला कार्बन भी दिखेगा, पीछे वाला कार्बन भी, आगे वाले तीन हाइड्रोजन्स भी और पीछे वाले तीन हाइड्रोजन्स भी फॉर श्योर बेटा आपको दिख जाएंगे। इज दिस क्लियर?
सो आई होप बेटा आपको थोड़ा सा एक आइडिया आया होगा सॉहर्स प्रोजेक्शन और न्यूमैन्स प्रोजेक्शन के बारे में। ठीक है, लेट अस प्रोसीड फर्दर, आगे देखते हैं। ठीक, अब जब बेटा हमने ये भी कर लिया कि न्यूमैन्स प्रोजेक्शन और सॉहर्स प्रोजेक्शन के बारे में हमने थोड़ा सा आइडिया भी ले लिया यहाँ से, अब जरा हम थोड़ा और इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें ये आगे भी अप्लाई करना आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बेटा एक और टर्म है बेटा हमारे पास, दैट इज नोन एज डाइहेड्रल एंगल। क्या है? डाइहेड्रल एंगल। अब ये डाइहेड्रल एंगल क्या होता है? देखो बेटा, आगे वाला जो फ्रंट वाला कार्बन है और जो बेटा रियर वाला कार्बन है, जो पीछे कार्बन है, उन दोनों पर लगे हुए तो ग्रुप्स हैं या एटम्स हैं। अब उन कार्बन एटम्स, उन दो कार्बन एटम्स के बल्कि ग्रुप्स के बीच में जो एंगल है दैट इज नोन एज डाइहेड्रल एंगल। तो हम क्या कहेंगे? द एंगल बिटवीन द बल्कि ग्रुप्स, between the bulky groups of the front and rear carbon of the front and rear carbon is known as dihedral angle, is known as dihedral angle। ठीक है, this is generally used in case of Newman's projection। in case of Newman projection, Newman projection में बेटा हम जनरली इस डाइहेड्रल एंगल के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? देखो बेटा, अगर मैं बेटा आपको बोलूं यहां पर मेरे पास ईथेन है, CH3 और बेटा ये है वो सिंगल बॉन्ड जिसके अबाउट एटम्स घूम रहे हैं। अब मैं इस ईथेन को बेटा सामने से देख रहा हूं, इस कार्बन से देख रहा हूं और मुझे इस बॉन्ड के अबाउट इसकी क्या बनानी है? कन्फर्मेशंस बनानी है। अब क्या है वो देखो फिर से बेटा, जब आप सामने से इसको देखोगे ना, आपको ये वाला कार्बन तो दिखेगा लेकिन ये वाला कार्बन नहीं दिखेगा। तो चलिए बेटा सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ऐसे एक सर्कल और बेटा यहां पर भी एक डॉट। नाउ दिस डॉट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दिस कार्बन और ये जो मैंने सर्कल एक जैसा बनाया है वो बनाएगा पीछे वाला कार्बन। अब आप पूछ सकते हो सर ये पीछे वाले कार्बन को बड़ा दिखाने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये दोनों ही कार्बन है, साइज तो सेम होगा। तो इस डॉट जैसा ही दूसरा डॉट बनाओ बेटा, इस डॉट जैसा दूसरा डॉट बनाओगे तो आपको दोनों डॉट्स कहां से दिखेंगे? वो भी तो एक ही दिखेगा। इसीलिए बेटा पीछे वाले डॉट को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि दोनों में डिफरेंशिएशन हो जाए। क्लियर? अच्छा, आगे वाले कार्बन पर क्या लगे हुए हैं बेटा? 3 हाइड्रोजन। ऑलवेज स्टार्ट विद 0 डिग्री। क्या 0 डिग्री सर बोल रहे हो? देखो बेटा हमारे पास, इसके पास कितने हैं? इसके पास बेटा है ना 3 हाइड्रोजन, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। ये बेटा मैंने रखा हाइड्रोजन, ये बेटा मैंने रखा हाइड्रोजन और ये रखा एक और हाइड्रोजन। ना बेटा इस पीछे वाले कार्बन के पास भी क्या है? 3 हाइड्रोजन। सो ऑलवेज स्टार्ट लाइक दिस। ठीक है बेटा, ठीक है। एंड अब बेटा ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी उधर उधर हो गई है तो कोई बात नहीं है, इट्स ओके। ठीक है, या फिर भी अगर आप चाहो तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा भी कर देता हूं, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन। अब देखिए बेटा आगे वाले कार्बन पर सबसे बल्कि ग्रुप लगा हुआ कौन सा है? हाइड्रोजन। और पीछे वाले कार्बन पर भी लगा हुआ सबसे बल्कि ग्रुप या कोई ग्रुप जो लगा हुआ है वो कौन है? हाइड्रोजन। अब चूंकि वो तीनों के तीनों हाइड्रोजन है मींस उन्हीं को बल्कि माना जाएगा। आगे वाले के पास भी तीनों ही हाइड्रोजन है मींस उन्हीं को बल्कि माना जाएगा। जरा बेटा आप खुद सोच समझ के देखो, आगे वाले हाइड्रोजन और पीछे वाले हाइड्रोजन में कितना बॉन्ड एंगल है? कुछ नहीं है, इट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्योंकि ये बेटा है ना एक दूसरे के पीछे, these are just behind one another, that means the angle between the bulky group of the first carbon or the front carbon and the angle between the bulky group of the rear carbon
that is 0 डिग्री and this theta is known as the dihedral angle। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा हम क्या काम करते हैं, हम इसमें एक रोटेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? रोटेशन। और वो रोटेशन बेटा होती है नियरली 60 डिग्रीज की। फिक्स ही है, रूल ही है, हम इसमें रोटेशन क्या करते हैं 60 डिग्री की। जैसे ही बेटा आप 60 डिग्री को रोटेट करते हो, किसको रोटेट करते हो? दो चॉइसेस है बेटा आपको, या तो आप फ्रंट कार्बन को ऐसे ही रखो और पीछे वाले कार्बन को रोटेट करो, या फिर एक काम करो, पीछे वाले को ऐसे ही रखो और फ्रंट वाले को रोटेट कर दो। जनरली मैं क्या करता हूं, मैं फ्रंट वाले कार्बन की पोजीशन को फिक्स रखता हूं और पीछे वाले रियर वाले कार्बन को क्या करता हूं, रोटेट 60 डिग्री से। ये कन्वेंशन है बेटा एक 60 डिग्री से रोटेट करने का, वरना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। द मॉलिक्यूल undergoes a rotation depending upon the amount of energy that it has absorbed। जाहिर सी बात है बेटा, जितनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा रोटेशन भी उतनी ज्यादा हो जाएगी। अब एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब होगी बेटा, इसके तो करोड़ों वैल्यू हो सकते हैं। जाहिर सी बात है बेटा, देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ confirmations that you will obtain depending upon the amount of energy that is absorbed। अब बेटा हम खास खास confirmations या खास खास एंगल्स ऑफ रोटेशंस की तरफ ही ध्यान देते हैं, और वो खास खास एंगल कौन सा है बेटा? 60 डिग्री। मतलब अगर हम पहले ये देखते हैं कि 60 डिग्री से क्या होगा, फिर हम एक और 60 देंगे, फिर हम एक और 60 देंगे, फिर हम एक और 60 देंगे। कब तक सर ये 60 से देना है? तब तक बेटा जब तक रेपिटेशन ना आ जाए। या जनरली बेटा क्या किया जाता है, 0 डिग्री से स्टार्ट किया जाता है और 360 डिग्री तक ये रोटेशंस दी जाती हैं। ठीक, चलिए बेटा हम इसको 60 डिग्री से रोटेट करेंगे। जैसे ही बेटा आप पीछे वाले को 60 डिग्री से रोटेट करोगे, तो क्या आगे वाले हाइड्रोजन्स ने पीछे वाले हाइड्रोजन्स को इक्लिप्स किया होगा? नहीं किया होगा। बेटा क्या हुआ होगा, ये देखिए, ये आपके पास पीछे वाला सर्कल, ये आगे वाला। बेटा आगे वाले को फिक्स करके रखना है, मतलब बेटा जी आगे वाले के तीनों हाइड्रोजन्स जैसे पहले थे अब भी बेटा वो ऐसे ही है। और पीछे वालों को जब आपने बेटा रोटेट किया, क्या आपको नहीं लग रहा ये जो पीछे वाला था, जो इसके पीछे छुपा हुआ था, वो अब यहां आ जाएगा? जो ये वाला था बेटा वो कहां आ जाएगा? बेटा वो यहां आ जाएगा। और जो बेटा यहां वाला था, आपको नहीं लगता है बेटा कि वो यहां आ जाएगा? और अगर आप देखोगे सामने से बेटा, दिस एंगल इज 60 डिग्री। आई होप बेटा ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अब जरा सर हम एक और बार 60 डिग्री एंगल रोटेशन देने की कोशिश करते हैं। लेट अस गिव अनदर 60 डिग्री रोटेशन। जैसे ही बेटा हम अनदर 60 पीछे वाले कार्बन को देते हैं, आप देखिए क्या होगा बेटा, ये तो हो गया पीछे वाला कार्बन, ये सामने वाले तीनों हाइड्रोजन्स की पोजीशन फिक्स। जब आप बेटा एक और 60 डिग्री दोगे, ये हाइड्रोजन किसके पीछे चला जाएगा? इस हाइड्रोजन के पीछे। ये लो बेटा इक्लिप्स हो गया। ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पीछे, ये लो बेटा ये भी इक्लिप्स हो गया। और बेटा ये वाला हाइड्रोजन इसके पीछे, और बेटा ये भी इक्लिप्स हो गया। लेकिन बेटा क्या आपने कुछ देखा? ये तो वही चीज बन गई जो बेटा 0 डिग्री पर था। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट आर द हाउ मेनी कन्फर्मेशंस डज ईथेन हैव, ठीक है, हाउ मेनी कन्फर्मेशंस डज ईथेन हैव, क्वेश्चन समझ लेना बेटा। हाउ मेनी कन्फर्मेशंस डज ईथेन हैव का आंसर इनफाइनाइट। इसकी करोड़ों कन्फर्मेशंस हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन इसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है। लेकिन अगर हम उन सारी कन्फर्मेशंस में से कुछ खास कन्फर्मेशंस को ही सिलेक्ट करते हैं, अब वो खास कन्फर्मेशंस कैसे आती हैं? जब एंगल ऑफ रोटेशन खास होता है। यहां पर बेटा वो खास एंगल कौन सा है? 60 डिग्री। तो तमाम 60 डिग्री, ऑल 60 डिग्री कन्फर्मेशंस और मल्टीपल ऑफ 60 डिग्री कन्फर्मेशंस आर नोन एज कन्फर्मर्स। ठीक है, ऑल स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, all specific angle of rotation result in the formation of किसका बेटा? कन्फर्मर्स। इनको बेटा हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कन्फर्मर्स। ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ कन्फर्मर्स। एवरी कन्फर्मेशन, हर एक कन्फर्मेशन एक्सेप्ट कन्फर्मर्स आर नोन एज स्क्यू कन्फर्मेशंस, ठीक है, इज इट विजिबल? यस। तो बेटा
हर कोई कंफर्मेशन, इनफाइनाइट, मैंने आपको बोला ना इनफाइनाइट कंफर्मेशंस पॉसिबल है, क्योंकि एंगल कितना रोटेट करेगा वो तो डिपेंड करता है बेटा एनर्जी कितनी ली है। अब जाहिर सी बात है बेटा, हर एक कंफर्मेशन को जो कंफर्मर नहीं है बेटा उसको कहा जाता है स्क्यू कंफर्मेशन। यानी कि बेटा अगर मैं आपसे कहूंगा फॉर एग्जांपल ईथेन की कंफर्मेशंस कितनी है, इनफाइनाइट है बेटा, बट दो कंफर्मेशंस यानी कि 0 डिग्री वाली और 60 डिग्री वाली, क्या ये खास नहीं है? बिल्कुल स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन से आपने टर्न किया है, तो बेटा इन दो को कहा जाएगा ईथेन के कंफर्मर्स। और जो मैंने आपसे कहा कि ईथेन की कंफर्मेशंस कितनी है, वो तो बहुत सारी हैं, उन बहुत सारी में से अगर इन दो को बेटा सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो वो बन जाएंगी स्क्यू कंफर्मेशंस। वो क्या बन जाएंगी? वो बन जाएंगी स्क्यू कंफर्मेशंस। तो बेटा यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंफर्मेशंस, what do you mean by conformers, and what do you mean by skew conformations? I hope this is clear. So how many skew conformations does ethane have? Infinite, -2 है कि नहीं? -2 क्यों किया? क्योंकि बेटा इसके कंफर्मर्स कितने हैं? इसके कंफर्मर्स 2 हैं। क्लियर? अब बेटा अब देखिए आगे वाले कार्बन पर लगा हुआ बल्कि ग्रुप कौन सा है? हाइड्रोजन है बेटा। पीछे वाले कार्बन पर लगा हुआ बल्कि ग्रुप कौन सा है? वो भी हाइड्रोजन ही है। तो इस हाइड्रोजन और पीछे वाले हाइड्रोजन में एंगल कितना? 0 डिग्री। तो बेटा थीटा, जिसको डाइहेड्रल एंगल कहा जाता है, वो 0 डिग्री। फिर बेटा हम 60 डिग्री से इसको रोटेट कर देते हैं। दैट मीन्स अब यहां पर अगर मैं बेटा आपसे पूछूं व्हाट इज द डाइहेड्रल एंगल हियर, सो इट इज 60 डिग्री है। ठीक है, लेकिन बेटा जैसे ही आपने 60 के बाद एक और 60 दे दिया, यानी कि 120 दे दिया बेटा, आप देखोगे ये वाला और ये वाला क्या हो रहे हैं? बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं। तो बेटा अब आपको आगे 60 डिग्री से रोटेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये क्या होते चले जाएंगे? रिपीट होते चले जाएंगे। तो दो कंफर्मर्स इसके खास है, उनको आप संभाल के रख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल यहां से। ठीक है, अब सर ये 60 डिग्री वाली रोटेशंस कब तक देनी होती है? तो जनरली बेटा ये 360 डिग्री तक दी जाती है। मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल भी कराऊंगा जहां पर हम पूरा 360 डिग्री तक इसको दे देंगे और फिर देखेंगे कौन कौन सी कंफर्मर्स एक जैसे हैं, और जो जो कंफर्मर्स एक जैसे हैं उनकी एनर्जी भी जाहिर सी बात है एक जैसी ही होगी। ठीक है, नाउ सो दिस इज अबाउट ईथेन। चलिए बेटा अब देखिए बेटा, जैसे मैं आपको एक और चीज बोलूं, लेट अस ड्रॉ इट अबाउट प्रोपेन। प्रोपेन से जरा बेटा कोशिश करते हैं कि हम प्रोपेन की कंफर्मेशंस या प्रोपेन के कंफर्मर्स बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं बेटा वेयर डू वी लैंड अप। ठीक है, हम कहां तक पहुंचते हैं वो जरा बेटा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी बेटा इसमें कुछ टर्म्स हैं जो मैंने अभी नहीं बोली हैं, ऑल्दो मुझे वो ईथेन के रेस्पेक्ट में भी बोलनी चाहिए थी, लेकिन अभी मैं बोलना नहीं चाहता। फर्स्ट लेट मी कम टू सम other examples and then I will make you write them as well. ठीक है बेटा, जैसे बेटा हम बोलेंगे कंफर्मर्स ऑफ प्रोपेन। अब बेटा जरा प्रोपेन की बात करते हैं। प्रोपेन बेटा कौन सा होता है? प्रोपेन इज CH3 सिंगल बॉन्डेड टू CH2 सिंगल बॉन्डेड टू बेटा CH3। अब देखिए बेटा प्रोपेन में आपके पास कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं कार्बन कार्बन वाले? या तो बेटा ये है या तो बेटा ये है। लेकिन क्या ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है? बिल्कुल है आइडेंटिकल। तो चाहे बेटा आप इसके अबाउट बनाओ या आप इसके अबाउट बनाओ, इट्स वन एंड द सेम थिंग। लेकिन बेटा ब्यूटेन में ऐसा नहीं होगा। ब्यूटेन में ऐसा नहीं होगा। ब्यूटेन में बेटा आपको कुछ और भी देखना होगा, बिकॉज वहां पर सारे सिंगल बॉन्ड्स आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, लेट अस फर्स्ट ड्रॉ इट अबाउट ए। इस ए के अबाउट बेटा मैं बनाने की कोशिश करता हूं। कोई कहेगा मैं बी के अबाउट बनाऊंगा, बेटा बनाओ, कोई इशू नहीं है, वो भी एग्जैक्टली वही बनेगा जो यहां पर बनेगा। ठीक है, चलिए बेटा नाउ अबाउट बॉन्ड ए, हम बेटा बॉन्ड ए के अबाउट बनाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा हम कहां से इसको देख रहे हैं? बेटा मैं इसको यहां से देख रहा हूं, फ्रॉम दिस साइड आई एम विजुअलाइजिंग इट। ठीक है, ये आई है, यहां से मैं इसको देख रहा हूं। बेटा मुझे क्या दिखेगा? ये कार्बन मेरा फ्रंट कार्बन और बेटा ये मेरा रेयर कार्बन। सर ये नहीं है क्या रेयर कार्बन? ना बेटा, हम कंफर्मेशंस बनाते हैं ना दो कार्बन्स के सिंगल बॉन्ड के अबाउट, तो मतलब बेटा फ्रंट कार्बन ये रहा, रेयर कार्बन ये रहा। सर तो फिर ये CH3 क्या है? बेटा ये वो ग्रुप 1 है जो इस कार्बन के साथ लगा हुआ है। आपको याद है थोड़ी देर पहले जब हमने ईथेन की कंफर्मेशंस बनाई थी, तो पीछे वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन चिपके हुए थे, लगे हुए थे। अब बेटा इस रेयर कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? 2 हाइड्रोजन और 1 मीथाइल।
ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं फ्रंट वाले कार्बन का बल्की ग्रुप कौन सा है, यू विल इजीली से हाइड्रोजन, क्योंकि उस पर तीनों लगे हुए हाइड्रोजन हैं। और बेटा अगर मैं आपसे कहूंगा रेयर कार्बन पर लगा हुआ बल्की ग्रुप कौन सा है, बेटा अब आप नहीं कहोगे हाइड्रोजन, नाउ यू विल से इट इज मिथाइल। क्लियर? अच्छा, चलिए बेटा बनाने की कोशिश करते हैं। फ्रंट कार्बन है बेटा, तो चलो यहां से फ्रंट कार्बन, और इसके पीछे है बेटा हमारे पास रेयर कार्बन। ठीक है, फ्रंट कार्बन पर लगे हुए हैं 3 हाइड्रोजन, तो बेटा हमेशा 0 डिग्री से स्टार्ट किया करो। ये बन गया बेटा 1 हाइड्रोजन, ये बन गया 1 हाइड्रोजन, ये बन गया 1 हाइड्रोजन। जरा बेटा जो पीछे वाला है उस पर क्या क्या लगा हुआ है, सर उस पर लगे हुए हैं 2 हाइड्रोजन और 1 लगा हुआ है मिथाइल। जरा बेटा जब हम पूरी तरह से इक्लिप्स बनाने की कोशिश करेंगे, 0 डिग्री एंगल देंगे, तो मतलब बेटा 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन के पीछे आए होंगे, लेकिन बेटा एक CH3 एक हाइड्रोजन के पीछे आया होगा। जस्ट सी दिस, और फिर आप मुझे बता देना इसका। ये देखो बेटा, ये समझ रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? डैश में बेटा यहां पर CH3, यहां पर हाइड्रोजन, और सॉलिड में बेटा आपने 3 हाइड्रोजन बना दिए हैं। सो दिस रिप्रेजेंट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों बेटा? बिकॉज इस CH3 जो पीछे वाले कार्बन का डाइहेड्रल एंगल है, और इस हाइड्रोजन जो फ्रंट वाले कार्बन का बल्की ग्रुप है, CH3 किसका बल्की ग्रुप है? पीछे वाले कार्बन का। ये वाला हाइड्रोजन किसका बल्की ग्रुप है? आगे वाले कार्बन का। इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, दैट मींस द डाइहेड्रल एंगल इज 0 डिग्री। अब बेटा क्या करो, आप इसकी रोटेशन कर दो। कितने से सर? बेटा आप 60 डिग्री से इसको रोटेट करो। जैसे ही बेटा आप इसको 60 डिग्री से रोटेट करोगे, यू विल फाइंड क्या सर? ये देखो बेटा, हम आगे वाले को फिक्स रखते हैं ना, तो बेटा ये हाइड्रोजन तो यही है, ये हाइड्रोजन यही है, ये हाइड्रोजन यही है। अब बेटा ये CH3 कहाँ आ जाएगा? बेटा ये CH3 आएगा ना यहाँ पर। बेटा ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? दिस हाइड्रोजन विल कम हियर। और बेटा ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? सर दिस हाइड्रोजन विल कम हियर। ठीक है, और अब देखो बेटा सब की सब सॉलिड लाइंस हैं। क्यों सब की सब सॉलिड लाइंस हैं? बिकॉज बेटा अब मुझे रेयर कार्बन के न सिर्फ एटम्स दिखेंगे बल्कि बॉन्ड्स भी दिखेंगे, जैसे ही आप इसको क्या करोगे? रोटेट करोगे। तो बेटा वही मैंने यहाँ पर रोटेशन कर दी है। अब मुझे बताओ बेटा, व्हाट इज द डाइहेड्रल एंगल? इट इज 60 डिग्री। ठीक है सर, अगर एक और रोटेशन देंगे तो दे दो बेटा एक और रोटेशन। ठीक है, तो टोटल रोटेशन कितनी होगी? 120। तो बेटा आपने जैसे ही वो दे दिया, आप देखो आगे वाले हाइड्रोजन का तो सब कुछ ऐसे ही है। ठीक है बेटा, पीछे वाले कार्बन के साथ क्या होगा? आप देखो ये जो CH3 है, ये इस हाइड्रोजन के पीछे, और ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पीछे, और बेटा ये वाला हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन के पीछे आ जाएगा। लेकिन बेटा ध्यान से देखना, मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं? सर्कमफ्रेंस से। ठीक है, अब सोच के देखो बेटा, ये तो वही चीज बन गई ना जो ये है। नहीं सर नहीं, यहां पर देखिए ना, CH3 तो इधर पर H के रेस्पेक्ट में इस पोजीशन पर है। सर ये तो इस पोजीशन पे है। ठीक है, अच्छा सर ये तो इस पोजीशन पर है। ठीक ठीक ठीक, नहीं सर ये तो अलग है। नहीं बेटा ये अलग नहीं है, आप खुद सोचो। डोंट थिंक लाइक कि यहां पर HCH3 ऊपर वाले साइड पर है और यहां पर HCH3 इस वाले साइड पर है, तो ये दोनों अलग अलग। नहीं बेटा ये सब सेम है। H के पीछे कौन छुपा हुआ है? CH3। इस H के पीछे H, इस H के पीछे H, यहाँ पर भी तो एग्जैक्टली वही है। H के पीछे CH3, H के पीछे H और इस H के पीछे H। मतलब बेटा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 60 डिग्री और थीटा 120। अब सर नहीं, एक और रोटेशन आप एक बार दे दो, हम देखना चाहते हैं क्या होगा। ठीक है बेटा, अब एक और 60 डिग्री से रोटेशन दे दो, मतलब 180 कर लो बेटा। अब देखो जैसे ही बेटा आप इसको रोटेशन करोगे ना, आप देखोगे ये CH3 यहाँ आ जाएगा, ये CH3 यहाँ आ गया। ठीक है बेटा, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये पीछे वाला हाइड्रोजन सर ये यहाँ चला जाएगा, और बेटा आगे वाले कार्बन के साथ क्या क्या होगा? उसके पास तो बेटा अपना हाइड्रोजन यहाँ, अपना हाइड्रोजन यहाँ, अपना हाइड्रोजन यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पर आप कहोगे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, बोलोगे ना यही, इजंट इट? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा सर थीटा 180 में हम देख रहे हैं कि इस हाइड्रोजन और इस CH3 में बॉन्ड एंगल कितना है? 180 है। सर बेटा वही तो यहाँ पर भी है एक हिसाब से। देखो हाइड्रोजन और CH3 बिल्कुल अपोजिट। यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला CH3 ये भी तो बिल्कुल अपोजिट है, इजंट इट? सर यहाँ पर ये हाइड्रोजन और CH3, ये हाइड्रोजन और CH3 आपस में 60-60 पर है। बिल्कुल है बेटा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन CH3, हाइड्रोजन CH3 ये भी तो 60-60 पर है, इजंट इट? अच्छा जब ये भी हो गया तो फिर सर 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं। देखो बेटा यहाँ पर भी तो वही है, 1 2 3 सब कुछ एक जैसा ही है बेटा। ये 180 और 60 डिग्री वाला बेटा, दीज आर एग्जैक्टली सेम। ठीक है,
उसी तरीके से बेटा ये 120 और ये 0 डिग्री वाला एग्जैक्टली सेम। जब बेटा मैं एक और रोटेशन दूंगा ना, मतलब 240, आपको पता है 240 कैसा बनेगा, बिल्कुल इस जैसा, बिल्कुल इस जैसा। फिर जब बेटा मैं 300 दूंगा, आपको पता है 300 कैसा बनेगा, बिल्कुल 60 डिग्री वाला। फिर जब बेटा मैं 360 दूंगा तो वो वापस 0 डिग्री वाला ही बन जाएगा। इसका मतलब बेटा आगे देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं देने की जरूरत? बिकॉज बेटा यहां पर आप देख रहे हो कि आइसोमर्स या कन्फर्मेशंस जो है बेटा वो रिपीट होना स्टार्ट कर गई। कहां पर? 120 से। और जैसे ही बेटा रिपीट करना स्टार्ट कर गई, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो यू कैन इवन गिव इट, इवन इफ यू वांट मोर 60 डिग्री से देना चाहते हो, आप दे दो बेटा इसको मोर 60 डिग्री से। ये देखो आगे वाले की तो कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है बेटा, अब ये CH3 बेटा यहां पर इस हाइड्रोजन के पीछे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन बेटा इस हाइड्रोजन के पीछे आएगा, और ये हाइड्रोजन बेटा इसके पीछे चला जाएगा। इजंट इट वन एंड द सेम? ये और ये एग्जैक्टली सेम है। फिर बेटा आप एक और 60 डिग्री से दे दो, देखोगे वही, फिर एक और 60 डिग्री से दो, फिर से वापस यही बन जाएगा। सो एट द एंड ऑफ द डे वी रियलाइज क्या बेटा कि प्रोपेन के केस में सिर्फ दो ही कन्फर्मेशंस क्या हैं, डिफरेंट हैं। कौन कौन सी डिफरेंट है बेटा? एक तो 0 डिग्री वाली डिफरेंट है और 60 डिग्री वाली डिफरेंट है, आगे बेटा और कोई नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा हाउ मेनी कन्फर्मर्स डज प्रोपेन हैव, सो प्रोपेन हैज ओनली 2 कन्फर्मर्स, हैज ओनली 2 कन्फर्मर्स। और बेटा स्क्यू कन्फर्मेशंस कितनी है? नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस कितनी हो सकती हैं? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस 2 स्क्यू कन्फर्मेशंस। क्लियर? आई होप बेटा ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बेटा यहां पर जो मैं आपको एक टर्म बोल रहा था बेटा, थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा, या आई विल रिक्वेस्ट यू टू आप अपने इथेन वाले कन्फर्मर्स पर वापस जाओ। जब आपने इथेन वाला कन्फर्मर बनाया बेटा, वहां पर जब 0 डिग्री आपने देखा हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, बेटा इस हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन था। तो मतलब आइडेंटिकल एटम्स इक्लिप्स कर रहे थे आइडेंटिकल एटम्स को। तो बेटा क्या वो परफेक्ट इक्लिप्स होगा? 100% बेटा परफेक्ट इक्लिप्स होगा। Such a kind of conformer is known as fully eclipsed, is known as fully eclipsed conformer। क्या बेटा उसको कहते हैं? फुल्ली इक्लिप्स्ड कन्फर्मर। मैं डेफिनेशन भी लिख पाऊंगा, मतलब ऐसा कन्फर्मर जिसमें आइडेंटिकल एटम्स एक दूसरे के पीछे हो, दैट इज नोन एज फुल्ली इक्लिप्स्ड कन्फर्मर। क्लियर बेटा? अच्छा सर, फिर हमने क्या यहां पर कुछ और भी देखा। जैसे ही बेटा आपने 60 डिग्री का रोटेशन दिया, चाहे इथेन का केस हो चाहे बेटा किसी का भी हो, आप 60 डिग्री से जब भी रोटेशन देते हो ना, दैट इज नोन एज गॉश कन्फर्मर। स्पेलिंग देखना बेटा, दैट इज नोन एज गॉश कन्फर्मर, GAUCHE CONFORMER, दिस इज नोन एज गॉश कन्फर्मर। तो बेटा यहां पर कहां है गॉश कन्फर्मर? दिस इज अवर गॉश कन्फर्मर। ठीक है बेटा, अब जैसे ही बेटा आपने यहां पर एक और 60 डिग्री से दिया, आप देखो बेटा फिर से वही चीज रिपीट हो गई जो यहां पर हो रही होगी, चाहे इथेन का केस हो चाहे प्रोपेन का केस हो। लेकिन सर हमें एक चीज दिख रही है, जब हमने 0 डिग्री से स्टार्ट किया बेटा, ये जो हम रोटेशन कर रहे हैं ना, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू डाइहेड्रल एंगल। सर पहले हमें ये एक चीज बताइए कि रोटेशन जब करते हैं तो किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? हमेशा बेटा बल्कि ग्रुप्स के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैंने 0 डिग्री रखा है ना बेटा स्टार्ट में, मतलब बिल्कुल स्टार्ट किया है, तो आगे वाले ग्रुप का भी आपको बल्कि ग्रुप और पीछे वाले कार्बन का भी बल्कि ग्रुप। बेटा आगे वाले का कौन था इसमें बल्कि ग्रुप? हाइड्रोजन। पीछे वाले का कौन सा था? CH3। इसीलिए बेटा मैंने CH3 यहां पर और हाइड्रोजन यहां पर रख दिया। ठीक है, अब बेटा जरा सोच समझ के मुझे एक चीज बताओ, अगर आप देख रहे हो यहां पर क्या 100% इक्लिप्स हुआ है? नहीं बेटा। क्यों? सर यहां पर हाइड्रोजन 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 परफेक्ट इक्लिप्स, ठीक है, लेकिन बेटा यहां पर हाइड्रोजन के पीछे क्या है? CH3। बिल्कुल हाइड्रोजन के पीछे क्या है बेटा? CH3। इज हाइड्रोजन कैपेबल एनफ टू इक्लिप्स CH3? क्या बेटा हाइड्रोजन CH3 को इक्लिप्स कर सकता है? ऑब्वियसली नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। लेकिन बेटा इसके पीछे तो जरूर है, CH3 हाइड्रोजन के पीछे बेटा जरूर बिल्कुल है, लेकिन 100% ये इक्लिप्स नहीं हुआ है। सच ए कन्फर्मर इज नोन एज पार्शियली इक्लिप्स्ड। पार्शियली इक्लिप्स्ड बेटा वर्ड से ही समझ में आ रहा है। फुल्ली इक्लिप्स्ड का मतलब 100% इक्लिप्स हो चुका है, और बेटा पार्शियली इक्लिप्स का मतलब होता है 100% नहीं बल्कि 100% से थोड़ा कम परसेंटेज में वो इक्लिप्स हुआ है, बट इक्लिप्स तो हुआ है। इक्लिप्स हो गया एक के पीछे दूसरा। अब क्या वो आइडेंटिकल एक दूसरे के पीछे है या अनसिमेट्रिकल अलग अलग डिफरेंट वाले एक दूसरे के पीछे आगे पीछे हैं? तो बेटा वही आपको डिसाइड करेगा कि क्या ये पार्शियली इक्लिप्स है कि ये फुल्ली इक्लिप्स है।
ठीक है, मैं आपको इनकी डेफिनेशंस लिखवाता हूं, तो बेटा उसके बाद आप इसको समझ सकते हो। तो अबाउट प्रोपेन अगेन, हाउ मेनी कन्फर्मर्स? 2 कन्फर्मर्स। क्या सर सिर्फ 2 ही फॉर्म्स होते हैं गॉश फॉर्म? ये नहीं बेटा, एक और भी होता है, वो हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। फिलहाल के लिए तो हमारे पास 2-3 जो टर्म्स मैंने आपको बताई हैं बेटा, वो क्या होती हैं वो मैं आपको लिखवाता हूं। अब देखो बेटा, पहली टर्म जो बेटा है दैट इज फुल्ली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड कन्फर्मर, कन्फर्मर, फुल्ली इक्लिप्स्ड कन्फर्मर। आखिर ये फुल्ली इक्लिप्स्ड कन्फर्मर क्या होता है? ठीक है, इट इज द कन्फर्मेशन ऑब्जर्व्ड, आपको लिखवाता हूं, इट इज द कन्फर्मर, इट इज द कन्फर्मर observed when identical atoms, when identical atoms are eclipsed by identical atoms। ठीक है बेटा, when identical atoms are eclipsed by identical atoms, such a conformer is known as fully eclipsed conformer, fully eclipsed conformer। ठीक है बेटा, अब देखिए, अगर बेटा आपसे एग्जांपल भी देना चाहे, एग्जांपल भी लिखना चाहे, यू कैन वेरी इजीली राइट लाइक दिस। और बेटा देखा, इसके पीछे हाइड्रोजन, आगे भी हाइड्रोजन, बेटा यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, बेटा यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन है। बेटा आप देखोगे हाइड्रोजन के पीछे एग्जैक्टली हाइड्रोजन ही है तीनों केसेस में, हेंस दिस इज ए फुल्ली इक्लिप्स्ड। उसके बाद बेटा आता है यू कैन से पार्शियली इक्लिप्स्ड, partially eclipsed conformer। अब ये partially eclipsed conformer क्या होता है, जरा बेटा इसको देख लेते हैं। A conformer obtained, a conformer obtained when different atoms, different atoms, ब्रैकेट में बेटा मैं लिखता हूं at least one, at least one are eclipsed behind each other। ठीक है बेटा, a conformer obtained when different atoms are eclipsed behind each other, at least एक होना चाहिए। मतलब क्या बेटा, देखो मैं आपको एग्जांपल भी दोनों की दूंगा। अगर बेटा मैं इधर से देखूं, जो प्रोपेन का ही हमने बनाया, तो बेटा ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, बिल्कुल इसके पीछे है CH3, बेटा इसके पीछे हाइड्रोजन और इसके पीछे हाइड्रोजन। नाउ दिस इज अ पार्शियली इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें कम से कम सिर्फ एक ही है ऐसा मतलब पेयर जो पार्शियली इक्लिप्स्ड के फॉर्म में है। कौन सा वाला? H और CH3। लेकिन बेटा आप इसको भी पार्शियली इक्लिप्स्ड बोलोगे। ठीक है, ये देखो बेटा, यहां पर दो ऐसे पेयर्स हैं जो क्या है? पार्शियली इक्लिप्स्ड। क्यों बेटा? बिकॉज क्लोरीन ने अपने पीछे किसको छुपा लिया है? ब्रोमीन को। हाइड्रोजन ने अपने पीछे किसको कर लिया है? मिथाइल को। आप चाहो तो बेटा इस हाइड्रोजन के बदले आयोडीन डाल दो, दैट विल बी नोन एज पार्शियली इक्लिप्स्ड, क्योंकि बेटा वो पूरी तरह से इक्लिप्स्ड नहीं हुआ है। ठीक है, तो कम से कम एक पेयर ऐसा होना चाहिए जहां पर डिफरेंट एटम्स एक दूसरे को क्या कर रहे हो? इक्लिप्स कर रहे हो। ठीक है, और बेटा इसके बाद जो हमारे पास होता है दैट इज नोन एज गॉश फॉर्म। ठीक है, this is obtained, this conformer is obtained, this conformer is obtained when the dihedral angle, when the dihedral angle between the two bulky groups, between two bulky groups is 60 degree। तो बेटा जब भी दो बल्कि ग्रुप्स के बीच में, कौन से दो बल्कि ग्रुप्स? जो फ्रंट कार्बन और रियर कार्बन पर है, उन पर जो दो बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं, जब उनके बीच का एंगल 60 डिग्री होता है, तो ऐसे कन्फर्मर को बेटा हम कहते हैं गॉश फॉर्म। ठीक है, और बेटा एक और लिख लो यहीं से, दैट इज नोन एज एंटी स्टैगर्ड। ठीक है, दैट इज नोन एज एंटी स्टैगर्ड। बेटा एंटी स्टैगर्ड क्या होता है?
A conformer obtained when dihedral angle between bulky groups is 180 degree. ठीक है, is 180 डिग्री। अब बेटा ये कैसे है, मैं आपको अभी एक एग्जांपल दूंगा, वहां पर हम ये सारी डेफिनेशन बता देंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए तो बेटा आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा, गॉस फॉर्म और एंटी स्टैगर्ड। गॉस फॉर्म वो वाला होता है जहां पर क्या आ जाए, जहां पर आपके पास डाइहेड्रल एंगल बल्कि ग्रुप्स के बीच में 60 डिग्री हो, और एंटी स्टैगर्ड तब आता है जब वो ही डाइहेड्रल एंगल 180 के बराबर हो। अब कैसे बेटा, मैं आपको ये दिखाता हूँ ब्यूटेन की एग्जांपल से, क्योंकि ब्यूटेन की एग्जांपल में बेटा ये सारी डेफिनेशंस हमें आएंगी और हमें सारी कंफर्मेशंस बनानी पड़ेंगी अप टू द बॉन्ड एंगल ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, मतलब अप टू द डाइहेड्रल एंगल, रोटेशंस बेटा हम 360 डिग्री तक देंगे ताकि आपको एक बार पूरा ये समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, जैसे बेटा मैं आपके सामने बनाऊं ब्यूटेन। ठीक है, इफ आई एम राइटिंग ब्यूटेन, अब बेटा देखिए ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या है, CH3 ब्यूटेन बेटा बना रहा हूं, CH2 बेटा यहां पर CH2 और बेटा यहां पर CH3, और मुझे कन्फर्मर्स बनाने हैं अबाउट दिस बॉन्ड। नाउ ब्यूटेन हैज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिंगल बॉन्ड्स, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगल बॉन्ड्स। एक तो बेटा ये बॉन्ड A है, और बेटा ये रहा B, लेकिन बेटा ये भी B ही है, बिकॉज B और B आइडेंटिकल, A बेटा इसमें डिफरेंट है। तो हमें जो कन्फर्मर्स बनाने हैं बेटा, हमें वो A के अबाउट बनाने हैं। किसके अबाउट? A। चलिए बेटा बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो बेटा, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लेट मी टेक इट फ्रॉम दिस साइड। तो बेटा ये गया, ये है, ये है, ये है और ये है। अब बताइए बेटा मुझे, अब सर हम कैसे इसको देखें, हमें विजुअलाइज नहीं हो रहा है। बेटा आपको बिल्कुल नहीं डरना है इससे, हम इस बॉन्ड के अबाउट बना रहे हैं ना, तो मतलब एक इन दोनों में से फ्रंट कार्बन होगा, दूसरा क्या होगा, रेयर कार्बन। अब क्या काम करो बेटा, इस CH3 को थोड़ी देर के लिए ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, और इस CH3 को भी बेटा थोड़ी देर के लिए ऐसे लिखा जा सकता है। और हम कहां से विजुअलाइज करेंगे बेटा, हम यहां से देख रहे हैं। ठीक है, अब बेटा आपको क्या दिखेगा, C दिखेगा। इसके साथ लगे हुए क्या क्या चीजें आपको दिखेंगी, आपको 2 हाइड्रोजन दिखेंगे और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा। अब देखिए बेटा, जरा यहां पर मैं बनाता हूं एक मिथाइल, बेटा यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जरा बेटा पीछे वाले के साथ क्या क्या लगा हुआ, उसके साथ भी 2 हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है। बेटा एज आई टोल्ड यू, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री। मतलब बेटा यहां पर आपको थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रखना है। मतलब आपको ये इंश्योर करना है कि एक बल्कि के पीछे दूसरा बल्कि हो, एग्जैक्टली। तो बेटा पीछे वाले कार्बन के पास कौन सा बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, CH3। तो बेटा आप क्या काम करो, ऐसे देखो, यहां पर मैं लिखता हूं CH3, आप इस CH3 के पीछे बेटा एक CH3 बना, इस हाइड्रोजन के पीछे बेटा एक हाइड्रोजन, और बेटा इस हाइड्रोजन के पीछे एक हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा सर आपने ये बना दिया CH3 के पीछे CH3, क्या बेटा यहाँ पर परफेक्ट इक्लिप्स हुआ होगा? बिल्कुल, यहाँ पर भी परफेक्ट, यहाँ पर भी परफेक्ट, हेंस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री जो है ना बेटा, दिस इज फुल्ली इक्लिप्स्ड कन्फर्मर। ठीक है, अच्छा सर जरा अब क्या करें बेटा, अब आप एक 60 डिग्री से एक रोटेशन दोगे। क्या करोगे? 60 डिग्री से पीछे वाले को, सामने वाले को तो कुछ नहीं करोगे। तो मतलब बेटा उसका CH3 बेटा इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये वाला CH3 बेटा यहां पर आ जाएगा, और बेटा ये रहा इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल। सो दिस इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर? अच्छा अब क्या करें बेटा, अब एक और 60 डिग्री दे दीजिए, एक और 60 डिग्री दे दीजिए। सर 60 डिग्री से सेम आएगा, देखते हैं बेटा अभी क्या होता है। अभी बेटा हमने ऐसे कर लिया, ठीक है बेटा, आगे वाले को तो कुछ नहीं करना है, मतलब बेटा उसका CH3 ऐसे, इसका हाइड्रोजन ऐसे, इसका हाइड्रोजन ऐसे। लेकिन बेटा जैसे ही आपने 60 डिग्री से दे दिया, ये CH3 इस हाइड्रोजन के पीछे छुप जाएगा। ये देखो बेटा, ये हाइड्रोजन बेटा इस हाइड्रोजन के पीछे आ जाएगा, और बेटा ये वाला हाइड्रोजन इस CH3 के पीछे आ जाएगा, एंड यू विल रियलाइज कि बेटा ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर CH3 के पीछे कौन है? CH3, लेकिन बेटा यहाँ पर CH3 के पीछे कौन है? हाइड्रोजन। दीज आर नॉट सेम। सो बेटा दिस इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा,
उसके बाद बेटा हम एक और 60 डिग्री से रोटेशन देने वाले हैं। देखो बेटा, जब भी 60 डिग्री से आप रोटेशन एक और दोगे, आगे वाले को तो कुछ नहीं होगा, मतलब बेटा ये CH3 ऐसे ही, ये H ऐसे ही, ये H। अब ये CH3 कहाँ आएगा बेटा? बीच में आएगा। ये लो बेटा, मैंने एक और CH3 बना दिया। ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? इस साइड। लो बेटा, मैंने एक और हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन किस साइड से बेटा? ये इस साइड से। अब आप देखोगे बेटा, बल्की ग्रुप्स के बीच में एंगल कौन सा है? 180। कौन सा है? 180। क्लियर? अब बेटा क्या करें सर? अब बेटा एक और 60 डिग्री से रोटेशन दे दो, वन मोर 60 डिग्री रोटेशन। अगर बेटा हम एक और 60 डिग्री से रोटेशन दे दें, एक और 60 डिग्री से रोटेशन दे दें, आप प्लीज देख लीजिए क्या होगा। हम ऐसे बनाएंगे इसको, ठीक है बेटा। अब आगे वाला CH3 तो ऐसे ही है बेटा, ये वाला हाइड्रोजन ऐसे ही, ये वाला हाइड्रोजन ऐसे ही, ठीक बेटा। ये CH3 कहाँ चला जाएगा? नाउ दिस CH3 विल गो बिहाइंड दिस। बेटा ये वाला हाइड्रोजन ऊपर वाले CH3 के पीछे, और बेटा ये वाला हाइड्रोजन इसके पीछे। यहां पर बेटा आप कहोगे थीटा इज इक्वल टू 240 डिग्री, लेकिन फौरन से आपके दिमाग में, जस्ट लेट मी सी इफ इट इज विजिबल, यस, तो फौरन से बेटा आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर ये मुझे कहीं देखा हुआ लग रहा है कि CH3 के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, H के पीछे CH3। ये देखिए सर, ये तो यही है ना यही। तो बेटा मैंने कहा ठीक है, हो भी सकता है, अभी हम देखते हैं आगे और बढ़ते हैं, जब तक पूरा 360 ना कर लें। अब देखो बेटा 360 बनाने का एक और, अब हम क्या करेंगे बेटा, एक और 60 डिग्री से देंगे, 300 बन जाएगा। जैसे ही बेटा जी 300 बनेगा तो हमारे पास क्या होगा बेटा? हमारे पास यहाँ पर तो CH3 ही रहेगा बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। बेटा ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर। ये CH3 कहाँ चला जाएगा बेटा? यहाँ पर। और बेटा ये हाइड्रोजन कहाँ पर आ जाएगा? ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। सर CH3, एक CH3 और एक हाइड्रोजन के बीच में, सर वो तो ये भी है, ठीक है बेटा, होगा। अब बेटा अब हम लास्ट वाली इसमें एक और रोटेशन देंगे 60 डिग्री से। अच्छा सर यहाँ पर डाइहेड्रल एंगल कितना बोल रहे हो आप? 240 डिग्री, बिल्कुल बेटा। अच्छा सर अब जरा एक और रोटेशन दे दीजिए, ठीक है बेटा, मैं एक और रोटेशन दे देता हूँ। ये देखो बेटा, यहाँ पर तो CH3 यही रहा, हाइड्रोजन तो बेटा यही है, ये हाइड्रोजन तो यही है। अब बेटा आप देखोगे इस CH3 के पीछे हाइड्रोजन, बेटा इस हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन। दिस इज इक्वल टू 60, 120, 180, 240। अच्छा बेटा ये 300, सॉरी, दिस इज 300 एंड दिस इज थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो बेटा मैंने सारी रोटेशंस यहाँ पर क्लियर कर दी, ठीक है। अब बेटा आपको विजुअलाइजेशन करनी है। पहली बात बेटा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एग्जैक्टली वही है जो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। तो बेटा हम लिखेंगे हियर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री इज सेम एज थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है बेटा। फिर हमने देखा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इज सेम एज थीटा इज इक्वल टू बेटा 60 300 के जैसे, है कि नहीं। और बेटा फिर हमने देखा थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री इज सेम एज थीटा इज इक्वल टू 240 डिग्री। और फिर बेटा हमने देखा थीटा इज इक्वल टू 100 डिग्री इज ओनली सिंगल, एक ही है बेटा, ये इसके जैसा कोई नहीं है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 180 जैसा बेटा कोई नहीं है। थीटा इज इक्वल टू 0 हो या थीटा इज इक्वल टू 360, बेटा वी कॉल इट एज फुल्ली इक्लिप्स्ड कन्फर्मर। हम इसको क्या कहते हैं? फुल्ली इक्लिप्स्ड कन्फर्मर। बेटा थीटा इज इक्वल टू 60 या थीटा इज इक्वल टू 300, बेटा वी कॉल इट एज गॉश फॉर्म, ठीक है। अच्छा बेटा फिर थीटा 120, थीटा 240, बेटा थीटा 120 वी कॉल एज पार्शियली इक्लिप्स्ड। क्या बोलेंगे बेटा? पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म। और बेटा आप सोचो थीटा इज इक्वल टू 180 जो अकेला है बेटा, दैट इज नोन एज एंटी स्टैगर्ड फॉर्म, दैट इज नोन एज एंटी स्टैगर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एंटी स्टैगर्ड फॉर्म। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछेगा कि ब्यूटेन के कन्फर्मर्स कितने हैं, लेकिन बेटा अब उसको बताना पड़ेगा कि वो किस बॉन्ड की बात कर रहा है। क्या वो इस बॉन्ड की बात कर रहा है, इस बॉन्ड की, या इस बॉन्ड की? तो बेटा जाहिर सी बात है ये जो हमने कन्फर्मेशंस बनाई है, दीज हैव बीन ड्रॉन अबाउट बॉन्ड ए। तो बॉन्ड ए के अबाउट इसके कितने कन्फर्मर्स हैं बेटा? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। सो टोटल कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन अबाउट दिस बॉन्ड ए is equal to 4. One of them is known as partially eclipsed, another one is fully eclipsed, another one is gauche, another one is anti-staggered. अब बेटा यहाँ पर एक सवाल उठता है,
सर ये तो बताइए कि इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? हाँ, ये भी तो है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। बेटा जाहिर सी बात है, बल्की ग्रुप्स जो होते हैं ना, बल्की ग्रुप्स, बेटा बल्की ग्रुप्स में क्या होता है, रिपल्शंस बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा बेटा बल्की ग्रुप्स में रिपल्शंस होंगी, जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी कम होगी। अब बल्की ग्रुप्स कब सबसे ज्यादा नजदीक होंगे बेटा एक दूसरे के? जब वो बिल्कुल एक दूसरे के आगे और पीछे हो। मतलब बेटा जब फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म आएगा तब सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, मतलब बेटा सबसे कम स्टेबिलिटी होगी। सो फुल्ली इक्लिप्स्ड इज द मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म ऑफ एनी, किसी भी एल्केन का बेटा अगर आप बनाओगे ना कन्फर्मर, उसमें से फुल्ली इक्लिप्स्ड वाला जो होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जहां पर बेटा आपने बल्की ग्रुप्स को क्या रखा होगा, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर। सर एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर ये कब रह सकते हैं बेटा? जब वो 180 डिग्री पर हो। तो बेटा अगर मैं आपसे कहूंगा देखो ये बल्कि ऊपर है बेटा और ये बल्कि नीचे वाले साइड से, मींस इनमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा बेटा, मतलब जाहिर सी बात है दीज आर हाईली स्टेबल, दिस इज अ हाईली स्टेबल कन्फर्मर। तो बेटा अगर मैं आपसे कहूंगा गिव मी द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑल दीज 4 कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन, ठीक है, तो बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल एंटी स्टैगर्ड, उसके बाद बेटा गॉश फॉर्म, उसके बाद बेटा पार्शियली इक्लिप्स्ड और उसके बाद बेटा फुल्ली इक्लिप्स्ड। जाहिर सी बात है बेटा जब मीथाइल के पीछे मीथाइल होगा तो रिपल्शंस बहुत ज्यादा, बिकॉज ये दोनों बल्की हैं। लेकिन जब बेटा मीथाइल के पीछे हाइड्रोजन होगा तो रिपल्शंस तो होंगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होंगी जितनी जब मीथाइल के पीछे मीथाइल। दैट इज व्हाई पार्शियली इक्लिप्स्ड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फुल्ली इक्लिप्स्ड। मतलब बेटा अगर मैं आपको यहीं पर स्टेबिलिटी ऑर्डर भी पूछूं, यहीं पर बेटा मैं आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर भी पूछूं, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा बेटा? एंटी स्टैगर्ड, मैं एएस लिख रहा हूं बेटा उसको, इज मोर एज कंपेयर टू बेटा किससे? गॉश फॉर्म जीएफ, विच इज मोर एज कंपेयर टू पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म, विच इज मोर एज कंपेयर टू फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म। तो फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म, तो बेटा ये है स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन। अब सर इन चार के अलावा कोई भी कंफर्मेशन जो ब्यूटेन की होगी उसको क्या कहेंगे बेटा? उसको स्क्यू कंफर्मेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? स्क्यू कंफर्मेशन कहेंगे। इज दिस क्लियर? नाउ वंस वी हैव ड्रॉन दिस थिंग फॉर ब्यूटेन, बेटा हमें इसकी एक एनर्जी डायग्राम भी बनानी चाहिए। ठीक है, चलो वो हम अभी थोड़ी देर में बना देंगे, लेकिन उससे पहले बेटा आप चाहो तो एक और चीज भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अब यही कन्फर्मर्स आप बनाओ पहले वाले बॉन्ड के अबाउट, और मैं आपको वो भी बना के दिखाता हूँ। क्योंकि ब्यूटेन में बेटा कितने किस्म के बॉन्ड्स हैं? 2 किस्म के बॉन्ड्स हैं। हमने सिर्फ अभी एक किस्म के बॉन्ड के अबाउट बनाया है, दूसरे किस्म के बॉन्ड के अबाउट नहीं बनाया है। ठीक है, और एक काम कर लेते हैं दैट यू कैन कीप एज ए होमवर्क फॉर यू। मैं बताता हूं कैसे, लेट मी टेल यू एंड देन यू विल डू दैट। ठीक है, देखो बेटा ब्यूटेन का जब आप एक और बनाओगे ना, ब्यूटेन तो बेटा ब्यूटेन है ना एक और, ये CH3 CH2 देन यू हैव CH2 देन यू हैव CH3। ठीक है, अच्छा अब बेटा मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखो यहां पर बेटा आपके पास, अब आपको इस बॉन्ड से बनाओ या इस बॉन्ड से बनाओ, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो बेटा मैं आपको एक सिर्फ बना के दूंगा, बाकी आप खुद बनाओगे इसमें। पहला वाला बेटा मैं बना के दूंगा। देखो बेटा यहां पर ये रहा फ्रंट कार्बन, ठीक है, और ये इसके 3 चीजें। बेटा कौन है फ्रंट कार्बन? ये वाला है फ्रंट कार्बन, तो मैं यहां से देख रहा हूं, दिस इज द फ्रंट कार्बन, दिस इज द रियर कार्बन। जरा बेटा फ्रंट कार्बन पर क्या लगे हुए हैं? 3 हाइड्रोजन्स, बना लिए बेटा 3 हाइड्रोजन्स। और रियर कार्बन पर क्या लगे हुए हैं बेटा? 2 हाइड्रोजन्स और एक इथाइल ग्रुप, क्योंकि बेटा अब ये पूरा का पूरा ग्रुप माना जाएगा किसके लिए? इस C के लिए। अच्छा, तो हम तो डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। पहले वाले कार्बन के पास बल्की ग्रुप कौन सा है? 3 हाइड्रोजन्स, और पीछे वाले के पास 2 हाइड्रोजन्स और एक इथाइल। जरा बेटा आगे वाले कार्बन का बल्की ग्रुप कौन है? हाइड्रोजन। पीछे वाले कार्बन का बल्की ग्रुप कौन है? इथाइल। मतलब बेटा जब आप स्टार्ट करोगे ना तो स्टार्ट ऐसे करना। बेटा मैंने इथाइल को ET लिख दिया, यहां पर बेटा हाइड्रोजन, बेटा जी यहां पर हाइड्रोजन, कुछ नहीं करना है बेटा। अच्छा बेटा यहां पर अब आप क्या करोगे? 60 डिग्री से रोटेट करोगे, लेकिन यहां पर थीटा कितना है कोई पूछे तो 0 डिग्री। अब बेटा क्या ये फुल्ली इक्लिप्स्ड है? नो, दिस इज पार्शियली इक्लिप्स्ड, दिस इज पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म। क्यों है सर ये पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म? यहां पर हाइड्रोजन 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 है, लेकिन बेटा हाइड्रोजन इथाइल पूरी तरह से इक्लिप्स नहीं हुआ है। बेटा 60 डिग्री से एक रोटेशन दे दो,
जैसे ही हमने 60 डिग्री से बेटा एक रोटेशन दे दी, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर, बेटा ये इथाइल कहाँ पहुंचा, यहाँ पर, हाइड्रोजन कहाँ पहुंचा, यहाँ पर, और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पहुंचा, यहाँ पर। जरा बेटा अब बताओ व्हाट इज द डाइहेड्रल एंगल? द डाइहेड्रल एंगल इज 60 डिग्री। सर एक और, ठीक है बेटा दे दो एक और रोटेशन, जहां पर थीटा कितना होगा बेटा 120 डिग्री। जब बेटा मैं वो एक और रोटेशन दे दूंगा, ये देखो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, अब ये इथाइल कहां पहुंचेगा बेटा? ये पहुंचेगा ना इस हाइड्रोजन के पीछे, ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पीछे, और बेटा ये वाला हाइड्रोजन पीछे वाले हाइड्रोजन के पीछे। बेटा दिस इज थीटा इज इक्वल टू 120, थीटा 120। लेकिन बेटा ये थीटा 120 और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आइडेंटिकल है, क्योंकि हाइड्रोजन के पीछे इथाइल, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे इथाइल, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। बेटा इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आया। दैट मीन्स आगे बनाने की बेटा कोई भी जरूरत नहीं है। सर मैं एंटी स्टैगर्ड भी तो बना सकता हूं। नहीं बेटा, अगर आपने एंटी स्टैगर्ड बनाने की कोशिश की ना, वो 60 डिग्री वाला वापस बन जाएगा। तो कोई आपसे पूछेगा ब्यूटेन के कन्फर्मर्स अबाउट दिस बॉन्ड और दिस बॉन्ड, बेटा द आंसर इज 2 कन्फर्मर्स, 2 कन्फर्मर्स। और कौन कौन से कन्फर्मर्स बेटा? एक तो है पार्शियल इक्लिप्स और एक है गॉश फॉर्म। ठीक है, तो बेटा यही है आपके पास नेट में जो आपको सीखना है। इसमें इन्हीं को बोलते हैं कन्फर्मेशन एनालिसिस। दिस इज नोन एज कन्फर्मेशन एनालिसिस, जो आपको एल्केन्स के लिए करना है। हाँ, बीच बीच में कोई और भी आ सकता है, तो जहां पर भी होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक, अब देखिए बेटा होगा क्या। जैसे बेटा अब हमने अभी देखा था कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, ये सब चीजें हमने देख ली थी। ठीक, अच्छा बेटा अब हम जरा क्या काम करते हैं, हम एक डायग्राम बनाएंगे, दैट इज नोन एज एनर्जी लेवल डायग्राम। और बेटा हम ये ब्यूटेन के लिए बनाएंगे। किसके लिए बनाएंगे? ब्यूटेन के लिए बनाएंगे। ठीक, हाँ, वी विल ड्रॉ इट फॉर ब्यूटेन। देखो बेटा क्या करना है आपको उस ब्यूटेन में वो एनर्जी डायग्राम बनाकर क्या करना है, ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा अगर आप देखोगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिपल्शंस या फिर हाँ स्ट्रेन्स इन द मॉलिक्यूल। स्ट्रेन्स बोलो या रिपल्शंस बोलो इन द मॉलिक्यूल, इन द कन्फर्मेशन, मॉलिक्यूल नहीं, मुझे इन द कन्फर्मेशन। बेटा किसी भी कन्फर्मेशन में कोई भी कन्फर्मेशन हो बेटा, उसमें 2 किस्म के स्ट्रेन्स या 2 किस्म की रिपल्शंस होती हैं। ठीक है बेटा, पहले वाले को हम कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन। ठीक है, और बेटा दूसरे वाले को हम कहते हैं वैन डर वाल्स स्ट्रेन। ठीक है, वैन डर वाल्स स्ट्रेन। ठीक, अगर आप बेटा देखोगे ना व्हाट इज टॉर्शनल स्ट्रेन, व्हाट इज वैन डर वाल्स स्ट्रेन, तो देखो बेटा दिस स्ट्रेन, मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस स्ट्रेन arises due to the repulsions caused on account of dihedral angle, ये वो स्ट्रेन है, ये वो रिपल्शंस हैं जो किसकी वजह से आती हैं, जो आती हैं बिकॉज ऑफ डाइहेड्रल एंगल। बेटा अभी हमने देखा था जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, चाहे बेटा फिर वो फुल्ली इक्लिप्स्ड हो चाहे वो पार्शियली इक्लिप्स्ड हो। ठीक है, या थीटा इज इक्वल टू 120 पर भी बेटा आपने देखा कि इक्लिप्स बन रहा है, चाहे वो पार्शियली हो चाहे वो फुल्ली हो, आई डोंट रियली केयर अबाउट दैट। बट दैट रिपल्शंस which are present because of the dihedral angle, those repulsions या those strains are known as torsional strain। स्ट्रेन क्या करता है बेटा, जब भी किसी मॉलिक्यूल में स्ट्रेन आता है ना, तो दैट स्ट्रेन इंड्यूसेस अनस्टेबिलिटी इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में स्ट्रेन आएगा। उसी तरह से बेटा हम कहते हैं जब भी एक कन्फर्मेशन में स्ट्रेन आएगा, वो स्ट्रेन भी कन्फर्मेशन को क्या करेगा, अनस्टेबल कर देगा। ठीक है, वो वाला स्ट्रेन जो कन्फर्मेशन में आता है बिकॉज ऑफ डाइहेड्रल एंगल, दैट इज नोन एज टॉर्शनल स्ट्रेन। ठीक है, अब बेटा जरा इस चीज को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें ना कि ये टॉर्शनल स्ट्रेन है क्या। टॉर्शनल स्ट्रेन इज एक्चुअली द रिपल्शंस दैट आर कॉज्ड बिटवीन द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। जाहिर सी बात है बेटा, जब एक हाइड्रोजन के पीछे एग्जैक्टली बैठा होगा दूसरा हाइड्रोजन, तो बेटा इसके बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पीछे वाले के बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, आपस में रिपल्शंस कर रहे होंगे।
इसीलिए बेटा आप जब रोटेट कर रहे हो तो आप इन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हो, दूर कर रहे हो एक दूसरे से। लेकिन बेटा बॉन्ड पेयर को एक दूसरे से दूर करने का मतलब डाइहेड्रल एंगल ही तो चेंज करना है। तो जैसे ही बेटा डाइहेड्रल एंगल चेंज हो जाता है, ये बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, मतलब आगे वाले के बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पीछे वाले के बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर हो जाएंगे। जैसे जैसे वो दूर दूर हो जाएंगे टॉर्शनल स्ट्रेन भी कम हो जाएगा। सो हम कहेंगे द टॉर्शनल स्ट्रेन arises on account of bond pair repulsions, on account of bond pair repulsions, because of bond pair repulsions बेटा ये टॉर्शनल स्ट्रेन आता है। तो हम क्या कहेंगे बेटा, as the dihedral angle increases, जैसे जैसे बेटा डाइहेड्रल एंगल इंक्रीज हो जाएगा, bond pair electrons will be away from each other, less will be repulsions, more will be stability. As the dihedral angle increases, repulsions will decrease and stability increases, and stability will increase and vice versa. बिल्कुल बेटा इसी का उल्टा भी ट्रू ही है, ठीक है। अच्छा ठीक है बेटा, अब बेटा इसी के साथ साथ हमारे पास आता है वैन डर वाल्स स्ट्रेन। अब ये वैन डर वाल्स स्ट्रेन कहां से आता है? दिस इज ड्यू टू द repulsions between the bulky groups present in the conformation। बेटा ये क्या होता है? वैन डर वाल्स स्ट्रेन होता है वो स्ट्रेन जो मॉलिक्यूल में आता तो है, लेकिन किसकी वजह से आता है? बिकॉज ऑफ द बल्की ग्रुप्स दैट आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जाहिर सी बात है बेटा, अगर आप फुल्ली इक्लिप्सिड देखोगे, किसका फुल्ली इक्लिप्सिड देखोगे? ब्यूटेन का, और फुल्ली इक्लिप्सिड देखोगे ईथेन का, तो बेटा आप देखोगे वो दोनों एक जैसे नहीं होंगे। उल्टा ईथेन में जो फुल्ली इक्लिप्स्ड होगा वो स्टेबल होगा एज कंपेयर टू फुल्ली इक्लिप्स्ड ऑफ ब्यूटेन। क्यों बेटा? क्योंकि ब्यूटेन में लगे हुए बल्की ग्रुप्स, लेकिन बेटा याद रखिएगा मैं किस बॉन्ड की बात कर रहा था, वो ए बॉन्ड जो बीच वाला सिंगल बॉन्ड है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो 2-3 सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में है। वहां पर जो है बेटा बल्की ग्रुप्स कौन कौन है? CH3। अब उन CH3 की प्रेजेंस की वजह से जो रिपल्शंस होती हैं, जो स्ट्रेन आता है, दैट इज नोन एज वैन डर वाल्स स्ट्रेन। इसीलिए मैंने लिखा दिस इज ड्यू टू द रिपल्शंस बिटवीन द बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट इन द कन्फर्मेशन, ठीक है। अब हमने देखा एक कन्फर्मेशन में दो किस्म के स्ट्रेन हैं। पहला स्ट्रेन टॉर्शनल स्ट्रेन, दूसरा स्ट्रेन वैन डर वाल्स स्ट्रेन। तो कौन सा डोमिनेंट है? बेटा जब भी हम एक कन्फर्मेशन को बोलते हैं ना कि कन्फर्मेशन स्टेबल है या अनस्टेबल है, बेटा हमेशा इन दोनों के रिजल्टेंट की तरफ नजर करके आंसर लाया जाता है। मतलब ना ही बेटा इसके हिसाब से आंसर दिया जाएगा, ना ही इसके हिसाब से अकेले आंसर दिया जाएगा। Nobody will be taken into consideration separately to give the answer. Whenever we say which conformation is more stable, which conformation is less stable, we take both these strains into account. हम टॉर्शनल स्ट्रेन भी देखते हैं और वैन डर वाल्स स्ट्रेन भी देखते हैं, और दोनों के रिजल्टेंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंफर्मेशन स्टेबल है। तो बेटा यहाँ पर मैं आपके लिए एक नोट लिख रहा हूँ, द स्टेबिलिटी ऑफ द कन्फर्मर, कन्फर्मर की जो स्टेबिलिटी होती है is decided based on the resultant of the two strains। इन दोनों strains का जो रिजल्टेंट होता है बेटा, उसके बेसिस पर ही स्टेबिलिटी डिसाइड की जाती है किसी भी कंफर्मेशन के लिए। अब बेटा इसके इन दोनों को देखकर कुछ रूल्स निकाले गए हैं, कुछ वैल्यूज दिए गए हैं, विच आई वुड लाइक कि आप उसको याद रखो ताकि आपको थोड़ा सा उसमें मदद मिल जाए, ठीक है। मैं बताता हूँ वो रूल्स क्या है, एंड दैट विल बी द लास्ट थिंग दैट विल बी डूइंग टुडे। तो बेटा देख लो वो क्या है, कि हमें ब्यूटेन की एनर्जी डायग्राम बनानी है, ठीक है। ब्यूटेन की, बेटा सिर्फ ब्यूटेन की, आगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स फिर आ जाएंगे, तो हम ज़्यादा कम्प्लेक्स भी नहीं करेंगे इसको, ब्यूटेन तक बनाएंगे। सीखना आपको आ गया ना बेटा, अगर आप सीख गए ना कैसे बनाने हैं कन्फर्मेशंस, देन इट इज ओवर। तो फिर बेटा वो पेंटेन का पूछे, हेक्सेन का पूछे, हेप्टेन का पूछे,
किसी भी बला का पूछे बेटा आप उसको कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए बेटा रूल्स क्या है, रूल्स फॉर नेट रिपल्सिव एनर्जी। ये देखना बेटा मैंने क्या कहा, मैंने क्या वर्ड यूज किया है, रूल्स फॉर नेट रिपल्सिव एनर्जी। बेटा नेट क्यों बोला, क्योंकि ये टॉर्शनल स्ट्रेन और वैन डर वाल्स स्ट्रेन का मिलाकर जो आंसर आता है उसकी तरफ है। तो बेटा पहला रूल क्या है, देखो फर्स्ट वन इज इफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इफ H and H आर इक्लिप्स टू ईच अदर, आर इक्लिप्स्ड टू ईच अदर, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में इक्लिप्स है, देन नेट रिजल्टेंट एनर्जी इज, देन नेट रिजल्टेंट एनर्जी इज, नेट रिजल्टेंट एनर्जी बेटा होती है 1 किलो कैलोरी पर मोल, 1 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा, इफ CH3 and CH3 आर इक्लिप्स टू ईच अदर, अगर CH3 और CH3 आपस में इक्लिप्स टू ईच अदर, द नेट रिजल्टेंट एनर्जी, द नेट रिजल्टेंट एनर्जी इज 4 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, तीसरा बेटा इफ CH3 and H are gauche to each other, are gauche to each other, then net resultant energy is, शायद ये 0.9 किलो कैलोरीज, 0.9 नहीं, if CH3 and यहाँ पर भी बेटा नहीं, यहाँ पर if CH3 and CH3 are gauche to each other, then net resultant energy is 0.9 किलो कैलोरीज पर मोल, किलो कैलोरीज पर मोल, अगर CH3 और CH3 आपस में गॉश में है। और बेटा चौथा जो इसमें है, if CH3 and H are eclipse to each other, are eclipse to each other, then net resultant energy is, the net resultant energy is 1.5 किलो कैलोरीज पर मोल। तो बेटा ये चार रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसी के साथ साथ बेटा मैं नीचे लिख रहा हूं ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ combinations, combinations like H and H are gauche, ठीक है, H and H are gauche, and CH3 and H are gauche, are taken to be negligible, are taken to be negligible। मतलब बेटा उनको हम क्या मानते हैं, वो रिपल्शन जो होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, करीबन करीबन जीरो, लेकिन जीरो नहीं होती, कुछ ना कुछ वैल्यू तो उनका होता ही होता है। तो बेटा ये आपको याद रखना है कि अगर H और H आपस में क्या है, इक्लिप्स है, तो बेटा नेट रिजल्टेंट एनर्जी नेट इज 1 किलो कैलोरीज पर मोल। इफ CH3 and CH3 आर इक्लिप्स टू ईच अदर इट इज 4, इफ CH3 and CH3 आर गॉश 0.9, और बेटा इफ CH3 इफ और कौन सा है, और if CH3 and H are eclipsed to each other, then the net energy is 1.5 किलो कैलोरीज पर मोल। लेकिन अगर हम कहें CH3 और H आपस में गॉश पर है, हम एनर्जी को निगलेक्ट कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बेटा जाहिर सी बात है बेटा वो भी आपको निगलेक्ट करना है। अगर CH3 और CH3 आपस में एंटी स्टैगर्ड में है बेटा वो भी आपको निगलेक्ट करना है। अब ये रूल्स अगर आपको याद रह गए तो जरा बेटा हम ब्यूटेन के वो अपने 4 कन्फर्मर्स को फिर से बना देते हैं, फिर से बना देते हैं। ठीक है, कौन कौन से थे बेटा वो, एक तो थे फुल्ली इक्लिप्स्ड, और था पार्शियली इक्लिप्स्ड, और कौन सा था एंटी स्टैगर्ड, और कौन सा था गॉश फॉर्म। चलो बेटा ब्यूटेन के वो बना देते हैं। अगर मैं ब्यूटेन का फुल्ली इक्लिप्स्ड बनाऊं बेटा, तो ये देखो ये देखो ये देखो बेटा, यहाँ पर है CH3, इसके पीछे CH3 बेटा, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो बेटा मैंने क्या बना दिया, एक तो बेटा मैंने 0 डिग्री बना दिया, और साथ ही साथ में मैंने 360 डिग्री भी बना दिया। याद है आपको 0 डिग्री और 360 डिग्री पर एक जैसा ही आ रहा था। अच्छा बेटा फिर मैं बनाता हूँ गॉश। गॉश में बेटा अगर आप देखोगे, गॉश में ये रहा था CH3, यहाँ पर था H बेटा, यहाँ पर था H, और यहाँ पर था CH3, यहाँ पर था हाइड्रोजन, यहाँ पर था हाइड्रोजन।
अच्छा बेटा ये आपको कहाँ पर मिला था? ये आपको मिला था थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और बेटा यही आपको मिला था 300 डिग्रीज पर। किस पर मिला था? 300 डिग्रीज पर मिला था, ठीक है बेटा। उसके साथ साथ आपने देखा होगा जब मैंने पार्शियली इक्लिप्स बनाया, मतलब बेटा यहाँ पर CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, लेकिन इस हाइड्रोजन के पीछे CH3, और बेटा जी इस हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, और इस CH3 के पीछे हाइड्रोजन। ये आपको मिला था थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, और बेटा ये आपको मिला था 240 डिग्री पर, जिसको हमने कहा था पार्शियली इक्लिप्स्ड। और लास्ट वाला जो बेटा आपको मिला था वो एक ही था, यहाँ से यहाँ से, यहाँ से बेटा CH3, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, और यहाँ से बेटा CH3, बेटा यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, और ये तो आपको एक ही मिला था, दैट वाज 180 डिग्री। ठीक है, चलिए बेटा अब जो अभी हमने रूल्स पढ़े वो इस पर अप्लाई करते हैं और नेट एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेटा इसमें नेट एनर्जी निकालो। देखो CH3 और CH3 इक्लिप्स्ड है फुल्ली, कितना होता है 4। तो पहले बेटा मैं अगर आपको बोलूंगा नेट एनर्जी, बोलो बेटा, एक तो 4 इधर से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बेटा आपस में इक्लिप्स में है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में इक्लिप्स में 1, तो बेटा इसका भी आएगा 1। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में इक्लिप्स में, तो बेटा एक और 1। CH3 और H आपस में गॉश में, नेग्लेक्ट कर दो बेटा। CH3 और H आपस में गॉश में, नेग्लेक्ट कर दो बेटा। H और H आपस में गॉश में, नेग्लेक्ट कर दो बेटा। तो इसकी नेट एनर्जी जो आएगी वो आएगी 6 किलो कैलोरीज पर मोल। किस वाले की? फुल्ली इक्लिप्स। जरा बेटा हम गॉश फॉर्म की निकालें। गॉश फॉर्म में अगर देखेंगे तो यहां पर नेट एनर्जी ठीक है कितनी होगी बेटा? CH3 आपस में बेटा गॉश में, तो 0.9 प्लस CH3 और H गॉश में, नेग्लेक्ट कर दो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन नेग्लेक्ट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन नेग्लेक्ट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन नेग्लेक्ट, CH3 और CH3 गॉश में, बेटा दिस विल बिकम अगेन 0.9, मतलब बेटा ये बन जाएगा 1.8 किलो कैलोरीज पर मोल। जरा बेटा इधर पर आ जाओ। CH3 और H आपस में, यहां पर भी मैं लिखता हूं नेट एनर्जी, नेट रिपल्सिव एनर्जी वही जो है। CH3 और H आपस में इक्लिप्स्ड है बेटा 1.5, यहां पर भी बेटा एक और 1.5, और बेटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो बेटा यहाँ पर 1। CH3 और H आपस में गॉश में, नेग्लेक्ट कर दो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन गॉश में, नेग्लेक्ट कर दो। ये वाला हाइड्रोजन गॉश में बेटा नेग्लेक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेटा जाहिर सी बात है नेट एनर्जी 4 किलो कैलोरीज पर मोल आ जाएगी। जरा बेटा इसका निकालो। अब इसमें तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एनर्जी नियरली जीरो होगी, नियरली जीरो, एग्जैक्टली जीरो तो नहीं होगी, नियरली जीरो। CH3 नेग्लेक्ट कर दो बेटा। CH3 हाइड्रोजन नेग्लेक्ट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन नेग्लेक्ट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन नेग्लेक्ट, सब बेटा हम कहेंगे नियरली जीरो, एग्जैक्ट जीरो तो नहीं, नियरली जीरो। ठीक है बेटा, तो हमें वो पता चल गया कि हमारे पास जो 0 डिग्री और 360 डिग्री है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय बेटा 60 और 360, सॉरी 60 और 300, नहीं पहले था 0 360, अगला होगा 120 240, फिर हमारे पास है 60 या 300, और बेटा फिर हमारे पास है 180। ठीक है, मैं यहाँ पर जरा एक काम करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ एनर्जी ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 360 डिग्री, बेटा वो कितना हमें आया 6 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, एनर्जी ऑफ बेटा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री या 300 डिग्री, बेटा जी ये कितना आ गया 1.8 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है बेटा, फिर एनर्जी थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री या 240 डिग्री, यानी कि बेटा पार्शियली इक्लिप्स्ड, उसका कितना आया 4 किलो कैलोरीज पर मोल। और लास्ट में बेटा ई थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का, बेटा वो हमें आया नियरली जीरो। ठीक है, जरा बेटा इसको हम प्लॉट करने की कोशिश करें। लेट अस ट्राई टू प्लॉट इट। लेट अस ट्राई टू प्लॉट इट एंड देन वी विल गेट एन एनर्जी लेवल डायग्राम। देखो बेटा क्या करेंगे, हम ऐसे एक लाइन बनाएंगे y एक्सिस, और बेटा यहाँ पर हमारे पास x एक्सिस होगी। यहाँ पर बेटा हम y एक्सिस के अलोंग क्या दिखा रहे हैं, एनर्जी। और बेटा यहाँ पर देखो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, फिर बेटा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, फिर बेटा थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, फिर बेटा जी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, फिर बेटा जी थीटा इज इक्वल टू 240 डिग्री, फिर बेटा जी थीटा इज इक्वल टू 300 डिग्री, और लास्ट में बेटा थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर? तो बेटा मैंने भी वही बनाया 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा ये क्या है हमारे पास, यहां से x एक्सिस के अलोंग हमारा डायहेड्रल एंगल है, और बेटा y एक्सिस के अलोंग हमारी एनर्जी है। चलिए बेटा हमारे पास कितनी एनर्जीज के वैल्यू है 1 2 3 एंड 4। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले बेटा मैं ऐसे करता हूं,
सबसे हाईएस्ट एनर्जी। फिर बेटा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये बराबर बराबर तो नहीं बनानी है, कोई जरूरी नहीं है इक्वी डिस्टेंट हो, आप चाहे इसको डिफर भी कर सकते हो। ये भी रहा बेटा एक और बेटा हमारे पास हम चाहे तो ऐसे भी एक कर सकते हैं, ठीक है। लेट मी नेम दिस एज, आई नीड हाउ मेनी एनर्जी वैल्यूज, आई नीड ओनली 4 एनर्जी वैल्यूज। देखो बेटा, लेट मी नेम दिस एज E1, बेटा दिस इज E2, दिस इज E3 एंड दिस इज E4। आप देख रहे हो बेटा E4 जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू तो है लेकिन जीरो के बहुत नजदीक है। मतलब बेटा E1 हाईएस्ट एनर्जी, E2 उसके बाद, E3 उसके बाद E4। चलिए बेटा बनाने की कोशिश करते हैं। थीटा इज इक्वल टू 0 पर हाईएस्ट एनर्जी, मतलब बेटा हम यहां पर है, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। फिर बेटा 60 डिग्री पर 1.8, ठीक है, 60 डिग्री पर 1.8, ओके। तो मतलब ये हाईएस्ट, ये उससे कम, ये सब उसके कम और ये सबसे कम, तो मतलब बेटा हमें 60 पर बनाना है 1.8, जो तीसरा एनर्जी का वैल्यू है। मतलब बेटा 60 डिग्री वाला यहां पर आ जाएगा। उसके बाद बेटा 124, मतलब वो दूसरा वाला हाईएस्ट है, तो बेटा हमें यहां पर आना है, ठीक है। ये बेटा 120 के बिल्कुल ऊपर है। उसके बाद बेटा 180 पर तो सबसे कम है बेटा, मतलब बेटा जी मुझे यहां जाना है। उसके बाद बेटा 244 वाला ही है फिर से, मतलब बेटा वो आपको यहां पर ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। फिर बेटा 300 तो 60 वाला है, 60 वाला है 300, मतलब बेटा जी यहां पर, ठीक है। और बेटा फिर 360 बेटा फिर से हाईएस्ट है, दैट मीन्स हाँ यहां पर है बेटा वो वैल्यू, क्लियर। सो बेटा E1 रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स E थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 360 डिग्री। E2 इट रिप्रेजेंट्स E थीटा इज इक्वल, कौन सा बेटा, 120 डिग्री या फिर 240 डिग्री, ठीक है। बेटा E3 इट रिप्रेजेंट्स E थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री या फिर 300 डिग्री। और बेटा ये E4 जो है, दिस इज E इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप बेटा ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। E3 बेटा E3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, E3 रिप्रेजेंट्स E थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री या फिर 300 डिग्री। और बेटा ये E थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए बेटा अब आपको इसको बनाना है, यू जस्ट हैव टू ज्वाइन इट बट विद फ्री हैंड। बेटा फ्री हैंड जैसे ही आप ज्वाइन करोगे यू विल फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग डायग्राम। ये देखो बेटा, ये देख रहे हो बेटा, दिस इज नोन एज एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ ब्यूटेन, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ कन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन की जितनी भी बेटा कन्फर्मेशंस है उन सब की एनर्जी लेवल डायग्राम यही है, जहां पर बेटा 0 डिग्री और 360 फुल्ली इक्लिप्स्ड, बेटा ये दिस एंड दिस पार्शियली इक्लिप्स्ड, दिस एंड दिस वन जो E3 रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मींस गॉश और गॉश फॉर्म। और बेटा थीटा इज इक्वल टू ये वाला एंगल एंटी स्टैगर्ड। तो बेटा ये है हमारे पास इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम। तो बेटा आई होप कि आज के लेक्चर में आपको आ गया होगा कि न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं, हाउ डू वी स्टार्ट, कहाँ से देखते हैं फ्रंट कार्बन रेयर कार्बन। हाँ, सॉहर्स प्रोजेक्शन के बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन न्यूमैन्स के बारे में हमने ऑलमोस्ट इसको कंप्लीट कर लिया है। अभी इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। बट आई होप बेटा, आई होप, आई लिटरली एंड ऑनेस्टली होप कि आप पूरी मेहनत कर रहे होंगे और पूरा तवज्जो के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ इन लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे। और आपको जहां पर भी डाउट हो, एज आई ऑलवेज से, प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन इवन मेल मी, ठीक है बेटा। सो टिल द नेक्स्ट क्लास बेटा, अल्लाह हाफिज।